कि आपको प्रीवियस लेक्चर में सारा कुछ क्लियर होगा। तो ये हमारे जुडिशियल टॉपिक का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं क्वालिटी को रिवाइज बहुत बेहतर वे में। ठीक है, चलिए। तो ये रहा मेरे बारे में कुछ डिटेल, आप आराम से पढ़ लेना। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए 1 से 14 तक मार्क करना है, बाकी चीजें आपको मालूम है इसलिए पूरा मैं नहीं बता रहा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 रहा है ये आपके सामने। बोला विथ रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है कि लोक अदालत है द ड्यूरिडिक्शन टू सेटल द मैटर ऑफ द प्री लिटिगेशन स्टेज, है ना, एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। अरे देखो, कोर्ट के, है ना, कोर्ट पे जो इतना ज्यादा लोड है उसी को रिमूव करने के लिए तो ये हुआ था। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अगर कोई कोर्ट में, है ना, केस पेंडिंग है तो उसको सुनी नहीं जा सकता। पहला तो कोई तुक नहीं बनता, है ना, कॉमन सेंस से आप इसको गलत कर दोगे। हमसे करेक्ट पूछा है इसलिए हम करेक्ट वाला ढूंढते। दूसरा, लोक अदालत कैन डील विथ मैटर विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। अभी प्रीवियस, है ना, लेक्चर में ये इस पर्टिकुलर चीज पे हमने डिटेल में चर्चा किया था कि लोक अदालत देखो दोनों सुन सकता है, सिविल भी और क्रिमिनल भी। कुछ ऐसे जहां पे वो मीडिएशन से, है ना, सेटल हो जाए, ऐसे क्रिमिनल केसेस जो मीडिएशन से सेटल हो जाए। अच्छा, यही फायदा होता है देखो कि डिटेल में हर एक ऑप्शन को एनालाइज करने का। ठीक है, दैट्स वाई आप बिल्कुल किया कीजिए। तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। अभी हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि वहां पे सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं जो मीडिएटर की तरह काम करते हैं। तो तीसरा भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा? चौथा, है ना। तो बिल्कुल चौथा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सारा कुछ बता दिया इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ इट, चार ऑप्शन है बताना कि किसी भी अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी सुप्रीम कोर्ट कब, जब। चारों ऑप्शन में से पहला है कि स्टेब्लिश 3 tier फेडरल सेटअप इन द प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग 2 tier गवर्नमेंट। ये क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, इसलिए तो पंचायत और म्यूनसिपालिटी बनी, अदरवाइज उसको, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता। ऐसा तो हुआ नहीं, इतना टाइम हो गया, दैट्स वाई पहला तो होगा नहीं। दूसरा, रिमूव राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम द पार्ट थर्ड एंड प्लेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बोला, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिप्लेसेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव विथ प्रेसिडेंशियल वन। नहीं, कोई मतलब नहीं हुआ। अगला, स्टेब्लिश अ फेडरल कोर्ट ऑफ अपील टू दी लाइटन दी, बट ये तो अच्छी बात है, तो इसको तो करना ही चाहिए, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों करेगा? तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। बच्चा कौन सा? सेकंड वाला। तो बिल्कुल सही है। अब क्यों सही है ये समझते हैं। देखो, पार्ट थर्ड में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर्स है, कुछ बेसिक फीचर्स है, उसको आप वायलेट मत करो, बाकी अमेंड कर सकते हो जो मतलब जो चाहो आप, है ना। तो इसलिए सेकेंड पार्ट जो है, सॉरी, पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें राइट ऑफ इक्वलिटी भी पड़ता है, तो उसको जो है चेंज नहीं कर सकते। आई होप ये क्लियर होगा आपको, इसलिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपके साथ। ये बोला जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो ये 2008 का क्वेश्चन है ना, और फैक्चुअल है। ये कैसे मालूम चलेगा? हो सकता है उस टाइम पे ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल न्यूज में रहे होंगे, इस वजह से ऐसा पूछा। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं। जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर इज कंसिडर एज वन ऑफ द प्रोरेटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो देखो ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला, पहला गलत है ना, फैक्चुअल है, तो ज्यादा ध्यान नहीं लगाना आपको। बस ये जानना है कि पीआईएल के ओरिजिनेटर कौन है। ठीक है, तो उनके बारे में डिटेल पढ़ लेना है अच्छे से कि वी आर कृष्णा अय्यर साहब एक जज और मिनिस्टर भी थे जिन्होंने रिफॉर्म किया इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। ही स्टूड अप फॉर द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज एंड रिमेन्ड अ ह्यूमन राइट चैंपियंस, a crusader for social justice and environment, and a doyen of civil liberties throughout his life. Justice B.R. Krishna Iyer and Justice P.N. भगवती, ध्यान रहे दोनों नाम अभी आप ध्यान रखो कि P.N. भगवती जी भी और V.R. कृष्णा अय्यर जी भी are considered as the pioneer of the public interest litigation PILs. Okay, next question. Consider the following statement. The mode of removal of a judge of the High Court in India is same that of the removal of the judge of Supreme Court. आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही है ना। जैसा हाई कोर्ट का जज रिमूव किया जाता है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के भी जज रिमूव किए जाते हैं। दूसरा, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। देखो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रिटायर्ड जज को भी बुला सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट में, तो दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि बुला सकते हैं तो वो तो एक्ट कर ही सकता है। दूसरा बोल रहा है कि कर ही नहीं सकता, दूसरा गलत हुआ, पहला सही हुआ। अच्छा, दूसरे के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। देखो, अगर कोई हाई कोर्ट का जज है ना, वो रिटायर्ड किया है, मान लो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ठीक है। अब उसको अगर हम बुलाते हैं वापस, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, या फिर अगर वो एक्ट करेगा तो इलाहाबाद में नहीं करेगा, और हाई कोर्ट से नीचे जितने भी लोअर कोर्ट है उनमें नहीं करेगा। वो कर सकता है कहाँ पे? हाई कोर्ट में, एक्सेप्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और नीचे लोअर कोर्ट में वो नहीं कर सकता। तो आई होप ये सारे के सारे आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। वही सारा कुछ डिटेल है, तो आराम से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक। ये बोल रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट कैन नॉट enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution। अरे पार्लियामेंट नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कॉमन सी बात है, तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, the officer and servants of Supreme Court and High Court are appointed by the concerned Chief Justice and the administrative expenses are charged on the consolidated fund of India। अगर आप इसको है ना ऊपर ऊपर से जल्दबाजी में पढ़ोगे तो कहोगे बिल्कुल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही करते तो सही होना चाहिए, तो बी ऑप्शन टिक कर दोगे। लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है ना, सुप्रीम कोर्ट के तो आप चीजों को कर लोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट भी बोल रहा है। क्या क्या? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगा, लेकिन हाई कोर्ट्स के लिए तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यूज होगा ना। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं। As per Article 138 of the Constitution of India, the Parliament by law can enlarge the jurisdiction and power of the Supreme Court on any matter in the Union List। अब पहला वाला स्टेटमेंट ही दे दिया आपको और पूछ लिया कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 138। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि एज पर आर्टिकल 146 एंड 229, ध्यान रहे कि 146 किसके लिए हो गया? सुप्रीम कोर्ट, और 229 हाई कोर्ट के लिए। Appointments of officer and servants of the Supreme Court and High Courts are made by their respective Chief Justices। अब बाकी ये सारी चीजें, काम की चीज ये है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, लेकिन हाई कोर्ट्स के कहाँ से होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, जो अपन ने डिस्कस किया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। The power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the Union List of the legislative power rest with। किसके साथ रेस्ट करता है? क्या मतलब हुआ? इनलार्ज करने का जुरिडिक्शन। अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट के पास है कि नहीं, तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। कॉमन सिंपल सा है। अच्छा, कौन से आर्टिकल में? ये भी देख लो आप, आर्टिकल 138। अगला अभी हमने पढ़ा इसको, राइट, ऊपर। दी अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पीआईएल ओरिजिनेटेड इन। तो ये आप ध्यान रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पीआईएल पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है ना ओरिजिनेट हुआ था, कब? 1960s, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एसेशन है और रीजन है, बताना है कि क्या है सिस्टम। अच्छा, एसेशन रीजन में आपको मालूम है 4 ऑप्शन होते हैं, और चारों ऑप्शन में पहला क्या है कि सही है, और रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन भी बढ़िया कर रहा है। दूसरा कि दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा ढंग से। तीसरा कि एसेशन गलत है, रीजन सही है। और चौथा ऑप्शन, एसेशन सही है, रीजन गलत है ना, मतलब जस्ट अपोजिट तीसरे का। तो पहला बोला विलफुल डिसोबीडियंट और नॉन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर एंड यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल सही बोला। अगला जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी है हमारी, है ना, वो आगे बढ़ चढ़ के चीजों को समझे, है ना, और उस पर एक्ट करे। ऐसा नहीं कि जब कोई उसके पास जाए पीआईएल लेकर बाकी केस वगैरह करे तभी वो सुने, नहीं, वो अपने से भी है ना सो मोटो केसेस ले सकती है, तो उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विद प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश कंटेम्प्टियस बिहेवियर, बिल्कुल सही बोल रहा है कि देखो जुडिशियल एक्टिविज्म तब तक वो प्रैक्टिस है ना तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके पास पावर ना हो। समझ रहे हो क्या? मतलब वो कहते हैं ना कि बिना बिना दांत के अगर कोई आपको बोल रहा है तो उससे आप नहीं डरते हो, है ना। ऐसा एक कहावत है, जब तक वो दांत नहीं रहेगा, है ना, मतलब कि जब तक सामने वाले को लगेगा कि नहीं आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो, है ना, तब तक वो नहीं डरेगा आपसे, राइट। तो चलिए, ये आई होप कि सारा कुछ क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शेल नॉट इंक्लूड, ठीक है।
तो चारों में से किसको इंक्लूड नहीं करेगा? तो जो ट्राइब्यूनल जज होते हैं उनको आप डिस्ट्रिक्ट जज जो है नहीं कर सकते। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हो कि जजेस ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज, जज ऑफ अ स्मॉल वॉच कोर्ट, है ना, ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं उसमें, आराम से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। When the Chief Justice of a High Court act as an administrative capacity, he is subjected to, चार ऑप्शन में से कौन सा? The writ jurisdiction of any of the other judges of the High Court, ठीक लग रहा। अगला, स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं। डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट कहां से आ गया? स्पेशल पावर्स प्रोवाइडेड टू द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वाह, तो पहले ही सही हो जाएगा, है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि when the chief justice of high court act in an administrative capacity, he is subjected to writ jurisdiction of any of the other judges of high court. This means that if any action taken by the chief justice in his administrative capacity is questioned, any other judge of the high court can exercise their power of writ jurisdiction to review and potentially correct that action. Writ jurisdiction is allowed judge to issue writs such as habeas corpus, mandamus, है ना, certiorari, provision and quo warranto. आई होप ये पांचों के पांचों है ना आर्टिकल 32 में है और आपको क्लियर भी होना चाहिए। Which are used to safeguard the fundamental rights of the citizen and ensure that public authority act within the boundaries of law. अच्छा एक बात बताओ, आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन है, और किसमें हाई कोर्ट के हैं? कौन से आर्टिकल में? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चार स्टेटमेंट है तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अच्छा, जवाब भी देना स्टार्ट कर देता हूं, अभी तक आपको मालूम ही है, तो इसलिए जैसे ही क्वेश्चन देखा करो पॉज करके अपना आंसर दिया करो। ओके, पहला है कि इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। कुछ केसेस में है, कुछ केसेस में बाइंडिंग नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर एनी रेफरेंस मेड टू इट। अच्छा, एक क्वेश्चन है 1994 का, अभी तक बहुत सारा चेंज हो गया, तो दूसरे स्टेटमेंट को अभी हम साइड में रखते हैं। बोल रहा है कि द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक 8 था, 7+1 मतलब 7 अदर जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अभी कितने हैं? 34 एज ऑफ 2025, है ना। 2025 में कितने हैं? 34, 33+1। तो तीसरे पे आते हैं, पहला तो गलत हो गया तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, पहला गया पहला गया। दूसरा में डाउट है, तीसरा देखते हैं। द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना कि मतलब जो भी बोले है ना वो बाइंडिंग ही हो। अगला, नॉट मोर देन वन रेफरेंस एट अ टाइम कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अच्छा, ये भी डाउटफुल है, तो आप देखो ध्यान से कि तीसरा तो होना चाहिए। तीसरा किसमें है? पहला पहला और दूसरा गया, तीसरा है तीसरे ऑप्शन में, सी होना चाहिए। अब देख लेते हैं एक बार, सी है क्या? कौन सा है? सी है, बिल्कुल। तो अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। आर्टिकल 143 है ना, 143 से आप ध्यान रखो कि प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉलोइंग मैटर। कौन कौन से मैटर यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है कि एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक। दूसरा है एनी डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, कोवेनेंट एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इस पे जो है प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस मांग सकते हैं, किसका? सुप्रीम कोर्ट। और बाकी सारी चीजें हैं आप देख सकते हो। ये बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू सिट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ऑन द बेंच विच गिव इट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहले तो 8 थे, तो उसका आधा कितना हुआ? 4, कि 4 लोग है ना होने चाहिए एडवाइजरी देने के लिए, लेकिन अभी 34 है, तो आई डोंट थिंक ये करेक्ट होगा, तो इसलिए ऑप्शन 2 और 3 जो है इसका करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है। पहला, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है किसको? डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे डालते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल नहीं हो सकता पहला वाला, तो है ना, चीफ जस्टिस थोड़ा ना अपॉइंट करता है,
वो तो प्रेसिडेंट या गवर्नर करता है, राइट, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। ओके, देखते हैं बाकी ऐसा कोई ऑप्शन है तो क्या। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इतने सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने लगा तो हो गया है ना, तो इसलिए प्रेसिडेंट तो नहीं करेगा। अगर हाई कोर्ट का जज रहता बिल्कुल करता, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ही करता है। अगला है दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। बिल्कुल ठीक है। चौथा, दे आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा। तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज गवर्न बाय, कैसे, डिस्ट्रिक्ट जजेस कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958 से। दिस एक्ट स्टेट दैट डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। The governor is free to consult any other person or authority before making an appointment, but the consultation with the high court is mandatory. हाई कोर्ट से उसको कंसल्ट करना ही करना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज किसको अपॉइंट कर सकते हैं। चार ऑप्शन है। एन एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन एनी कोर्ट। ध्यान रहे एनी कोर्ट बोल रहा, तो एनी कोर्ट की जगह अगर ये हाई कोर्ट बोलता ना तो बिल्कुल सही हो जाता है ना, ये तो नहीं होगा। अगला सॉरी सुप्रीम कोर्ट बोलता तो हो जाता है, तो ये हाई एनी कोर्ट बोला इसलिए नहीं होगा। अगला जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। अच्छा, ये 3 ईयर नहीं होगा, अगर एटलीस्ट है ना 10 ईयर बोलता तो ये हो जाता है। इसको आप एक बार चेक करोगे 10 है या 5। डिस्टिंग्विश ज्यूरिडिक्स इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो ठीक है, ये तो कंडीशन होता है, लेकिन बाकी चौथा भी देख लेते हैं। अ पर्सन हु हैज हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। देखो हैज हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस मतलब कोई भी ऑफिस, इसका मतलब क्या हुआ कि बकवास है, तो ये चौथा तो होगा नहीं। बचा कौन सा, तीसरा हमारा करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तीसरा सही है। और बोल रहा है कि एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज a judge of the Supreme Court if he or she is a distinguished jurisdiction in the opinion of President of India। लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी कंडीशन होते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ऐसे व्हेन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विशेष टू रिजाइन दे सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। लेकिन बाकी के कहाँ पे ये इधर है कि टू बी एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्या है कि सिटीजन होने चाहिए, और दे शुड हैव सर्व्ड जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, है ना। हाई कोर्ट का जज कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। अगला, दे शुड हैव एडवोकेटेड अ हाई कोर्ट फॉर 10 सालों के लिए, और दे शुड बी रिकॉग्नाइज एज दी, ये तो अभी देख लिया। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम एज। ऐसा कुछ भी नहीं कि मिनिमम एज इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, अंडर आर्टिकल 129 का तो देखो मालूम एंड 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो 129 का तो अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल है, लेकिन 144 में हम श्योर नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, इसलिए नॉट करेक्ट वाला देखना है हमें। अगला, द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो आस्क इन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल, कुछ केसेस में बाइंडिंग है, कुछ केसेस में रिफ्यूज कर सकता है, तो एकदम सही है। लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना, सुप्रीम ऑफ द कंट्री। तो बिल्कुल ठीक है, तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा तो पहला ही हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 129 तो है लेकिन 144 नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 129 स्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद फुल पावर इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। वेयर इज आर्टिकल 144 advises civil and judicial authority to act in aid of the supreme court। आर्टिकल 144 पता ही है ना, एडवाइजरी से रिलेटेड प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट। कौन सा पावर सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के पास भी है। एडवाइजरी पावर नहीं, पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस है ना, इन मैटर ऑफ पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ठीक है, रुक जाओ भाई, है ना, क्वेश्चन मार्क। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल देखो इसमें संशय था, लेकिन ये तो एकदम क्लियर है कि पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, अभी हमने देखा भी हमारे पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसलिए पूरा डिटेल में एनालाइज करना है ना बेहतर होता है इसके लिए, क्वेश्चन का ऑप्शन के लिए। तो
Power of court of record is the power conferred on both the Supreme Court and High Court. As courts of record, they have the authority to keep records of their proceedings, judgment, and orders. The records of courts are admissible as evidence in other courts. These records serve as an important source of legal precedents and help maintain the integrity and accountability of the judiciary. Next question. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत? चारों में से कौन सा लोक अदालत ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता? तो पंचायत कमेटी जो होती है वो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। लोक अदालत आर इनफॉर्मल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अच्छा, ADR होता है, एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब मेंस में बहुत हेल्प करेगा ADR, अगर आप ढंग से पढ़े हो, है ना, इसको अप्लाई करो तो। Forum that are organized by the legal service authority at the national, state and district level. The panchayat committee are not part of the legal service authority. पार्टी नहीं है तो क्या कर सकते? बाकी देख सकते हैं लोक अदालत has been given statutory status under the Legal Service Authority Act 1987. लोक अदालत have the same power as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908. Lok Adalat has the requesting power to specify its own procedure for the determination of any dispute coming before it. Under the said act, the award, मतलब जो decision या verdict सुनाता है made by the लोक अदालत, is deemed to be a decree of a civil court. Civil court की decree होती है ना, is final and binding on all parties. जहाँ एक लोक अदालत का जो verdict है, decision है, वो क्या होता है? Binding होता है on all party, and no appeal against such an award lies before any court of the law. नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज एसोसिएटेड विद द primacy of the Chief Justice of India and Collegium of Judges in the appointment and transfer of the higher judiciary. अब इन चारों में से बताना। केशवानंद भारती में पता है बेसिक स्ट्रक्चर का है, मेनका गांधी भी है ना कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, SR बोम्मई वो भी 1960 में अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है। तो SP गुप्ता जो बचा है ना, SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दी SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस, which is also known as the first judge case, the Supreme Court of India held that the primacy of the Chief Justice of India recommendation on the judicial appointment and transfer can be refused for cogent reasons. The ruling gave the executive primacy over the judiciary in judicial appointment for the next 12 years. आप सभी को पता होगा, फर्स्ट है ना जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फिर उसके बाद NJ का आया, राइट। ये सारा कुछ आपको स्टोरी पता ही होगा, नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये था, देखिए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आई थिंक 1952 में, ठीक है, सॉरी हाँ 1952 में, जिसमें कहा कि नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या बोला कि गोलकनाथ केस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1967। माफ कीजिएगा, ये 1967 में था, 1952 में कोई और था, उसका मेरे को है ना लिख के बताना कि 1952 में कौन सा ऐसा था जिसमें ऐसा समथिंग वर्डिक्ट आया था। That deal with the issue of the power of parliament to amend the constitution. The court held that these rights were fundamental and could not be taken away by parliament. Okay everybody, so इतना ही था इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे और पहले वर्ष से ये सारे लेक्चर बेहतर होते जा रहे होंगे टाइम के साथ। छोटी मोटी त्रुटि तो होती रहती है, तो उसका अगर ऐसा कुछ रहे तो आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत उसको मेंशन करना है ना, बहुत ही ग्रेसली, है ना, ध्यान से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज के लिए 2 शब्द आपके लिए, है ना, 2 लाइन ये रहा सामने कि सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस एवरी डे। तो जो सक्सेस है ना, वो नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ डिसिप्लिन को अपनाना है, लेकिन ध्यान रहे डेली बेसिस पे, प्रैक्टिस देम एवरी डे। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए आपने किया और 4 दिन गायब रहे, मजे किए, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिसिप्लिन रहना है एवरी डे के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन एंजॉय।